नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड आईपीसी के सेक्शन 124A को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। ये कानून राजद्रोह के मामले में सजा तय करता है। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को इसकी वैधानिकता पर सुनवाई करने वाला है और ऐसे में 2 पत्रकारों ने याचिका दायर की है। इसके अलावा सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल SG बोम्बटकेरे ने भी धारा 124A के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को अस्पष्ट होने और बोलने की आजादी पर ठंडा प्रभाव बताते हुए चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा है। देखा जाए तो देशद्रोह के कानून को रद्द करने पर पहली बार बहस नहीं छिड़ी है। पहले भी इस पर खूब बहस हुई है। इस विषय पर हम अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल SG बोम्बटकेरे की राजद्रोह कानून को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये औपनिवेशिक कानून है और इसकी जांच की जाएगी कि क्या ये कानून आजादी के 75 वर्ष बाद भी जरूरी है। सुनवाई के दौरान CJI NV रमन्ना ने कहा कि ये कानून स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, तिलक जैसे नेताओं को चुप कराने के लिए किया था। प्रधान न्यायाधीश ने संकेत दिया कि आजादी के 75 साल बाद भी इस तरह के कानूनों को जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार कई कानून हटा रही है। मुझे नहीं पता कि वे इस पर क्यों गौर नहीं कर रही है। दुर्भाग्य से निष्पादन एजेंसी और विशेष रूप से अधिकारी इसका दुरुपयोग करते हैं। 66A का ही उदाहरण ले, जिसे हटा दिया गया था, लेकिन अभी तक लोगों को इसके तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इन प्रावधानों का दुरुपयोग है, कोई जवाबदेही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजद्रोह कानून को रद्द करने को लेकर कई अन्य याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। उन सब की सुनवाई एक साथ की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम देखेंगे कि किसी कानून का दुरुपयोग ना हो और जिम्मेदारी से कानून का पालन किया जाए। दरअसल 1870 में आईपीसी बना और इसकी धारा 124A में राजद्रोह की सजा का उल्लेख है। इस कानून को जेम्स स्टीफन ने लिखा था। राजद्रोह से जुड़े कानून पर जेम्स का कहना था कि सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं होगी। उसने तो यह फैसला भी पुलिस पर छोड़ दिया था कि किस हरकत को राजद्रोह माना जा सकता है और किसे नहीं। साफ है कि ब्रिटिश भारत की आजादी के आंदोलन को दबाना चाहते थे और इसके लिए एक कानून लाया गया था ताकि आंदोलनकारियों को दबाया जा सके। इस कानून को लेकर 1891 के बांगोबासी केस, 1897 और 1908 में बाल गंगाधर तिलक के केस और 1982 में महात्मा गांधी के केस में अदालत ने कहा कि जरूरी नहीं कि हिंसा भड़कनी चाहिए। अगर अधिकारी को लगता है कि किसी बयान से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़क सकता है तो राजद्रोह के तहत गिरफ्तार कर सजा दी जा सकती है। तिलक के केस में तो जस्टिस आर्थर स्ट्राची ने कहा था कि संतोष भड़काने की कोशिश करना भी राजद्रोह है। मौजूदा समय की बात करें तो एक रिसर्च में दावा किया गया है कि 2010 से 2020 के बीच करीब 11,000 लोगों के खिलाफ देशद्रोह के 816 केस दर्ज किए गए। इसमें 65% लोगों को मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आरोपी बनाया गया। इनमें विपक्ष के नेता, छात्र, पत्रकार, लेखक और शिक्षाविद शामिल हैं। 405 भारतीयों के खिलाफ नेताओं और सरकारों की आलोचना करने पर राजद्रोह के आरोप लगे। इनमें 96% केस 2014 के बाद रजिस्टर हुए। इसमें भी 149 पर मोदी के खिलाफ गंभीर और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। 144 केस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना करने के हैं। मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार की तुलना में 2014 से 2020 के बीच हर साल राजद्रोह के केस में 28% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर केस सरकार के खिलाफ हुए आंदोलनों को लेकर दाखिल हुए। इनमें ज्यादातर केस नागरिकता कानून में संशोधन और हाथरस में दलित किशोरी के दुष्कर्म के विरोध में हुए आंदोलन को लेकर दर्ज हुए। दुनिया भर की बात करें तो राजद्रोह से जुड़े कानून देने वाले यूके में ये 2009 में खत्म हो गया। न्यूजीलैंड की संसद ने 2007 में राजद्रोह से जुड़े कानून को रद्द कर दिया। 2007 में इंडोनेशिया ने राजद्रोह कानून को असंवैधानिक करार दिया। वहीं अमेरिका में इस कानून में इतने बदलाव हो चुके हैं
कि अब तो ये डेड लॉ है। कानून में यूज ऑफ फोर्स और कानून का उल्लंघन जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजद्रोह को परिभाषित करने के लिए किया गया है। भारतीय लॉ कमीशन की 2018 की रिपोर्ट में सुझाया गया है कि सेक्शन 124A का इस्तेमाल उन्हीं मामलों में होना चाहिए जहां कानून व्यवस्था को बिगाड़ने या सरकार को हिंसक या अवैध तरीके से हटाने की मंशा दिखाई दे। सिविल राइट एक्टिविस्ट, वकील और कई एकेडमिशियन भी इसकी मांग कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि राजद्रोह का अपराध अस्पष्ट है और ये अपराध की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अवमानना, घृणा और असंतोष जैसे शब्द का इस्तेमाल विवादित धारा में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। शकील अंसारी जी हैं, लीडर है कांग्रेस के। साथ ही साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ है, लीडर है सपा के। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी आपसे है। सर, दरअसल इस राजद्रोह कानून के बारे में हमें समझाइए कि आखिर ये राजद्रोह कानून है क्या और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कुछ कहा, ये भी हमें तफसील से बताएं। ये आज से नहीं, ये ब्रिटिश राज से है। मैं ये बताना चाहूंगा आपको जी, क्योंकि ब्रिटिश राज से भी जब महात्मा गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जी जब अंग्रेज लोग आजादी की जब मुहिम चल रही थी तो उनकी आवाज दबाने के लिए उन्होंने सेडिशन लॉ को उस टाइम भी इंटैक्ट था। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, एक उस टाइम पे उन्होंने वर्ड यूज किया था इंग्लिश से, दैट द वॉइस शुड बी क्वेल्ड। मतलब कोई भी अगर जैसे मैं हिंदी में बोलूं तो उसको दफना दिया जाए। कोई भी विद्रोह की अगर आवाज उठे उसको दफना दो, इसीलिए उन्होंने वर्ड क्वेल यूज किया था। अगर हम अपना यहाँ पर हिंदुस्तान का अगर लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें नेहा जी, तो इसके अंदर दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूँ। एक है सेक्शन 124A इंडियन पिनल कोड की और एक है सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट की। ये जो एक्चुअली क्या था कि 1962 ऑनवर्ड ये मुद्दा हमेशा किसी ना किसी तरीके से हमेशा लाइमलाइट में रहा है। एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की बहुत फेमस 1962 की, जिस जजमेंट का नाम है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो 1962 के अंदर ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी थी। उसके अंदर भी बेसिकली यही सब कुछ डील किया गया था। तो जो देशद्रोह हो और जो सेडिशन जिसे आप बोल रहे हैं, इसके बारे में वो डील किया गया था। इसके बाद अभी एक लेटेस्ट और जजमेंट की बहुत पॉपुलर थी, आप ही की फ्रेटर्निटी से एक जजमेंट थी जो काफी पॉपुलर रही अभी बीते दिनों में। वो थी आप जानते होंगे विनोद दुआ, जो आपके सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं। वो विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स थी। ये रिट पिटीशन क्रिमिनल थी 154/2020। ये इसलिए उन्होंने डाली थी क्योंकि वो आजकल सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है और उनका कोई लेख था जो सोशल मीडिया में था। तो इसके कारण से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक केस फाइल कर दिया था सेडिशन के ऊपर। उस केस के अंदर विनोद दुआ जी सुप्रीम कोर्ट में एज ए पेटिशनर आए और उन्होंने कहा उनकी जो बेसिक जो प्रेयर थी उसमें प्रार्थना थी, उन्होंने कहा एक तो मेरी अरेस्ट को रोका जाए, दूसरा इसमें ये कि जो FIR है इसको क्वेश किया जाए। क्योंकि सेडिशन के डेफिनेशन अगर हम लेंगे नेहा जी, तो सेडिशन बेसिकली 124 में जैसे मैंने आपको बताया काफी घातक सेक्शन है ये इंडियन पिनल कोड की। और ये कहती है अगर इसकी
124 क्या कहता है, सेडिशन कैसे कवर होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो सेडिशन जब कमिट हो जाती है तो कोई भी आदमी वर्ड से, अपने शब्दों से या अदरवाइज या आ जाए, शब्दों के माध्यम से आ जाए या ऐसी कोशिश भी करे, मतलब यहाँ तक भी इसमें कवर्ड है कि अगर वो कोशिश भी करे क्या किसी चीज करने की, हेट्रेड, नफरत पैदा करने की या कंटेम्प्ट पैदा करने की या एक्साइट करे या अटेम्प्ट टू एक्साइट करे, मतलब या तो किसी चीज को उकसाने की कोशिश करे या एक्साइट हो जाए, मतलब ऑलरेडी उकसा दिया जाए, और डिससेटिस्फेक्शन, ये 3 चीजों के लिए अगर वो गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कर रहा है, तो ये सब चीजें 124 की डेफिनेशन में आईपीसी में कवर हो जाती है। ठीक है। इसी तरह अगर 66 का हम प्रोविजन में जो इंडियन आईटी एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का लें, तो उसमें भी एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिश हो जाए इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि ईमेल हो गया, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिकली कर दे, जो हेट्रेड प्रोड्यूस कर दे, ठीक है, तो वो सब कुछ सेडिशन का माध्यम बन जाता है। ठीक है। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शकील जी, दरअसल मैं आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर, सर क्या वाकई आपको लगता है कि राजद्रोह कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सब आपने विस्तार से सब अपने प्रेमों में भी आप दिखाया और हमारे वकील साहब ने भी डिटेल बताया कि जब ये देश की आजादी के टाइम में जब हम गुलाम थे और ब्रिटिशर्स हमारी मतलब के आजादी को तलब करने के लिए, हमें कंट्रोल रखने के लिए, जो आजादी की मूवमेंट थी उसको दबाने के लिए इस कानून का सहारा लिया था, ये कानून बनाया था। और आज ब्रिटिश में भी वो कानून लागू नहीं है, अमेरिका में भी इसकी रूपरेखा बदल गई, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में अब सेडिशन को दूसरी तरह। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं हटाया गया, ये आमतौर पे सवाल है। ठीक है, पहले नहीं हटा पाया है इसलिए कि इसका इस्तेमाल ही बहुत कम, रेयर होता था। कोई चीजें अगर सर खाने में रहे तो उसको नजर में नहीं पड़ती है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से आप पॉलिटिकल मूवमेंट को दबाने की कार्रवाई आप सेडिशन के लॉ से कर रहे हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करने पर आप सेडिशन लॉ लगा रहे हैं। पत्रकारों पर आप, बड़े बड़े पत्रकार तो अच्छे हैं, विनोद दुआ जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, कितने गरीब छोटे पत्रकार सब जेलों में पड़े हुए, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो जब आप इस तरह के कानून का जब दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो उभर के फिर सामने आता है। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की ऐसी कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, जो कानून को डिफाइन करती है और उसको लगता है कि आज कानून की लागू रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए सरकार को उसने कुछ डायरेक्शन दिया है। लॉ कमीशन ने भी पहले डायरेक्शन दिया था। इसमें हम एक दूसरे पर ज्यादा इल्जाम तराशी के बजाय, पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक पार्टी हम लोग हैं, सेशन चल रहा है, सरकार को चाहिए कि एक बिल लाए और बिल को सारे अपोजिशन पार्टी, विपक्षी दलों से सबसे बात करके इस एक्ट तब्दीली सर्वसम्मति के साथ करके, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है उसको हम पूरा करें। ठीक है महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां हैं सर, अगर मनमोहन सिंह के सरकार के कार्यकाल को देखें तो उस दौरान से अब हर साल लगातार 28% तकरीबन ये बताया जा रहा है कि राजद्रोह के केसेस में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। सर सवाल इस बात को लेकर कि ऐसा क्यों और बीजेपी से कैसे जस्टिफाई करेगी? कभी देश के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण साहब, इस पर वो सुप्रीम कोर्ट के किसी सेमिनार में गए, वहाँ चीफ जस्टिस भी थे, और दोनों ने एक बात कही जो मुझे याद है कि इस देश में कानून फेल नहीं हुआ है, हम फेल हुए। पहली बात तो यह है कि ये शकील अंसारी साहब जो बात कह रहे हैं, और ये वो पार्टी है जो इमरजेंसी जैसा कलंक जो है इस लोकतंत्र पे ऐसा थोपा जिसको आज तक इस देश ने भुला पाया, जिसमें राजद्रोह पता नहीं कितने पत्रकार और कितने निष्पक्ष लोगों को इन्होंने जमीन दोज किया, वो पता नहीं है, तो छोड़ दीजिए इनकी बातें। लेकिन अब सवाल उठता है कि
आज सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस बात को कही है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आईपीसी और सीआरपीसी जो है वो अंग्रेजों के जमाने का है। अब अगर 302 का मुकदमा अगर ज्यादा दर्ज हो जाएगा या कोई और मुकदमा आईपीसी का ज्यादा दर्ज हो जाएगा तो वो कानून थोड़ी विड्रॉ हो जाएगा। उसका तरीका अख्तियार करना चाहिए, उसको अमेंड करना चाहिए। अगर कोई मिसयूज हो रहा है तो उस मिसयूज के ऊपर काम करना चाहिए। नहीं, मिसयूज का क्या मतलब निकाले महेश जी, ये भी मुझे बता दीजिए। आपका मुद्दा आज के डेट में है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि राजद्रोह का जो इस तरह का मिसयूज होता है या राजद्रोह के में जो चीजें मेंशन की गई है उसके वजह से जो एफआईआर दर्ज होता है या वो किसी भी तरह से कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार, मेरी सरकार अगर वो कर रही है या किसी और की सरकार कर रही है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आज के डेट में कि कोई चीज अगर कोई कानून है और कोई आईपीसी की धारा है या सीआरपीसी के तहत कार्रवाई है, अगर उसमें खामियां हैं तो उन खामियों को दूर करने के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट आज जो कह रहा है वो पिछले 70 साल से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज के लिए कहती रही है या कही है? अगर एकमात्र कोई पार्टी है, पिछले सालों से पहले क्या इतने केसेस दर्ज होते थे क्या? और सवाल ये भी है सर मेरा आपसे, क्या सरकार की आलोचना करना देशद्रोह है क्या, राजद्रोह है क्या सर? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कहा कि अगर 302 के मुकदमे ज्यादा दर्ज किए जाएंगे तो 302 विड्रॉ हो जाएंगे क्या? नहीं ना। अगर उसमें कोई खामी है, कोई चीज है, मैंने आपसे क्या की सर, मैं तो सीधा से सवाल ये कर रही हूँ सर, मेरा सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि क्या सरकार की आलोचना करना राजद्रोह है, देशद्रोह है क्या सर? 149 लोगों पर मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है, क्या इसे राजद्रोह माना जाए? देखिए, आप जो बात कह रही हैं, अगर कानूनन, वही मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये बात बोली है, जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ कोई अपशब्द कहे हैं या मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोले हैं और वो राजद्रोह के दायरे में आता है और उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसको जस्टिफाई करने का जो तौर तरीका है, जो सीआरपीसी है, वो भी पुराना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं साहब, आज के दौर में मैं ये समझता हूँ कि किसी सरकार के खिलाफ या किसी देश के खिलाफ कुछ ऐसा कहना जो कि राजद्रोह के परिधि में नहीं आता है तो उसको हटा दे सुप्रीम कोर्ट। वो कहे कि हम इसको, इस चीज को हटाते हैं, इसको, या पार्लियामेंट से ये रिक्वेस्ट करें कि भाई आप इसको अमेंड करें, बिल को, कानून को। अब सवाल है कि ऐसे में सिर्फ राजद्रोही क्यों? बहुत ऐसे कानून है, ये पत्रकार और सरकार और कोई आलतू फालतू जो बकवास करते हैं लोग, ये उन्हीं के लिए, कि कॉमन आदमी की बात हम क्यों नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? कॉमन आदमी भी तो इस चीज से सताया हुआ है, जो सीआरपीसी और आईपीसी की तहत जो है आज के डेट में मुकदमे जो है 20-20 साल लंबित रहते हैं, निर्दोष आदमी मर रहा होता है हवालात में। ठीक है, ठीक है। एक सवाल मेरा धर्मेंद्र यादव जी आपसे है सर, 144, ठीक है सर, ठीक है। एक विपक्ष के लोग और नेतागिरी करने वाले लोगों के लिए नहीं है। तो सर, नेतागिरी करने वाले भी तो अपनी आवाज उठाएंगे, उनकी आवाज क्या राजद्रोह का केस लगा के बंद कर दिया जाएगा क्या? उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा क्या सर? अरे मैडम, मैं कह रहा हूँ राजद्रोह पे ही क्यों, सुप्रीम कोर्ट पूरे ही हमारी जो कानून व्यवस्था आईपीसी है उस पूरे को रिवाइज करने की बात करे ना। ठीक है, एक कॉमन मैन की पहले बात सुने ना। ठीक है धर्मेंद्र जी, सवाल ठीक है सर, धर्मेंद्र जी सवाल ये है कि 144 केसेस उत्तर प्रदेश में भी है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना की गई थी और केस दर्ज कर लिया गया। क्या राज्य सरकार कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गई है? राज्य सरकार संवेदनशील ज्यादा नहीं हुई है। राज्य सरकार इस कानून को अपने सत्ता के इस्तेमाल के लिए, ताकि उनकी नाकामियों को कोई बता ना सके, उनकी नाकामियों को लोग कह ना सके, जनता में इनकी नाकामी जा ना सके, उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है इस कानून को। पहली बात। दूसरी बात, इस कानून को पूरे देश में जिस तरह से समझाया गया, राजद्रोह और देशद्रोह,
देशद्रोह का जिक्र कहीं संविधान में नहीं है। तो देशद्रोह जो संवैधानिक मान्यता नहीं है, वहाँ राजद्रोह है। और ये कानून जब अंग्रेजों ने बनाया था, उन लोगों के खिलाफ बनाया था कि ताकि हम जो भारत के लोग भारत की आजादी की बात करते हैं, हम उनके खिलाफ ये कानून लगा सके। इसका मेन जो शाब्दिक अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए ब्रिटिश का राज भारत में था, तो अगर कोई भारत का व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि ब्रिटिश राज्य क्या अवहेलना करता है, यानी ब्रिटिश राज्य के कानून का अवहेलना करता है, तो उल्लंघन करता है, तो उस परिस्थिति में उन्होंने राजद्रोह का जो आपकी आईपीसी 124 ये है, उसको इंक्लूड किया था 1870 में। और ये मुकदमा किस पे दर्ज हुआ, आप देखिए, महात्मा गांधी पर दर्ज हुआ, भगत सिंह पर दर्ज हुआ, बाल गंगाधर तिलक पर दर्ज हुआ, लाला लाजपत राय पर दर्ज हुआ, अरविंद घोष पर दर्ज हुआ। तो ये जो राजद्रोह का मुकदमा है, अंग्रेजों ने इन पे दर्ज किया था। तो इस मुकदमे को उतने सालों से ढो रहे हैं, और इस मुकदमे को महात्मा गांधी जी ने खुद कहा था कि इस मुकदमे को इस धारा को तत्काल खत्म कर देना चाहिए। आजादी के इतने सालों बाद, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही हो, इस कानून को अभी तक क्यों नहीं खत्म किया गया? इसको नहीं, मुलायम सिंह यादव जी पे नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव जी केंद्र में सरकार थी क्या उनकी, समाजवादी की? नहीं, जब वो 75 में इमरजेंसी हुआ, उस समय क्या उनके ऊपर राजद्रोह में वो रासुका में गिरफ्तार हुए या नहीं हुए? कौन? मुलायम सिंह यादव जी। अरे वर्मा साहब, आप तो अघोषित इमरजेंसी लगाए हुए हैं, वो तो एक घोषित इमरजेंसी थी। आज मान लिया ना आपने, ऐसी इमरजेंसी है कि किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आपकी गलत नीतियों के लिए जो देशद्रोह आप कर रहे हैं, वो देशद्रोह आप दूसरे खराब की सत्ता को बनाए रखने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। असल तो देशद्रोही आप लोग हैं, और केस दर्ज हो रहा है गरीब लोगों के ऊपर, जर्नलिस्टों पर, सोशल एक्टिविस्ट पर, किसानों के लिए आंदोलन करने वाले लोगों पर दुर्भाग्य। नहीं, सवाल ये भी है ना सर कि क्या सरकार की आलोचना करना राजद्रोह है, देशद्रोह है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं है तो विपक्ष जो है हमारे लिए या लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है, और इसको करना भी चाहिए। और आलोचना करने में मुझे लगता है कि आलोचना उसको मत कहिए, उसको एक तरफ से सरकार के कामकाज का एक फीडबैक भी होता है। अच्छा लोकतंत्र अगर विपक्ष सशक्त हो तो उसके अच्छे परिणाम भी देश हित में या जनहित में देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आपका सवाल यह है कि राजद्रोह में जो है ऐसा जो प्रोविजन है, प्रावधान है, और उसके तहत कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है, और उसके लिए मोदी सरकार या योगी सरकार जिम्मेवार है। नहीं सर, आप नहीं समझ पा रहे। मेरा सवाल सीधा सा ये है कि अगर मोदी सरकार की आलोचना कर दी जाए या योगी सरकार की आलोचना कर दी जाए, और उस केस में अगर राजद्रोह का केस लगा दिया जाए, तो क्या ये सही है क्या? देखिए, मैं अभी भी आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी मुख्यमंत्री थे, और आपको मालूम है कि उस समय सोनिया गांधी जी का सत्ता था, और सत्ता के मध्य में उन्होंने क्या कहा, हरी सभा में क्या कहा कि मौत का सौदागर। आखिर किस बेसिस पे, क्या कारण था, कौन सा उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आज मोदी जी की ये जो किसान आंदोलन है, आप लोगों ने भी सुना, हमने भी सुना कि किस तरह के अपशब्द यूज किए गए। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो पुलिस इस चीज को एफआईआर दर्ज करती है, वो क्यों करती है, कारण क्या है? प्रधानमंत्री थोड़ी कहने जाते हैं कि आपने मेरे खिलाफ जो है कोई आदमी अगर कुछ बोल दिया है तो उसके ऊपर केस दर्ज कर दूं, या प्रधानमंत्री थोड़ी उसमें कंप्लेनेंट होते हैं, या मुख्यमंत्री थोड़ी कंप्लेनेंट होते हैं। सवाल यह है कि अगर इस तरह की कोई चीज जो समाज में, एक सभ्य समाज में शोभा नहीं देता, जिसमें अपशब्द दिए जाते हैं, गाली, आप आलोचना करिए, आरोप लगाइए, लेकिन तर्क के साथ लगाइए, तथ्यात्मक चीजों को सामने रख के बात करिए। हम लोग भी बोलते थे, हमारे ऊपर भी कई बार मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन उसमें हम इसलिए बाहर निकले क्योंकि हमने कहीं पे गलत कोई चीज नहीं कहा, हम तथ्यों के साथ आए। आप हमारी आलोचना, हमारे ऊपर आरोप लगाएं, इससे हम कहाँ घबराते हैं? हम उस चीज से हमें परहेज है
जिसमें आप ये कहते हैं कि भाई उसके आड़ में आप मुझे देशद्रोही आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप मुझे अपमानित कर रहे हैं, आप ठीक सेना है, को अपमानित कर रहे हैं, आप सेना प्रमुख को अपमानित करते हैं, आप ठीक है, अमर ठीक है। शहीद हमारे प्रदीप जी, नौजवान प्रदीप जो जी, सेना के जवान हैं उनको अपमानित करते हैं, तो ठीक क्या है, ये राजद्रोह नहीं है? ठीक है। प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर कि अभिव्यक्ति की आजादी तो सर संविधान में निहित है, और अगर राजद्रोह के नाम पर इसे कुचला जाता है तो कानूनी क्या कुछ हल है? नेहा जी, सेडिटेशन बेसिकली 124A में कवर होता है, और सम एक्सटेंट 66A का भी IT एक्ट का जो मैंने प्रोविजन बताया उसके अंदर इसका प्रावधान है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस केस को लेकर जो बेसिकली जहां से सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करता था, वो जो केस है 1962 का, मैंने पहले ही बताया, वो केदारनाथ केस था, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें बेसिकली क्या था, इसके जो केदारनाथ केस है ये कैसा है, ये सेडिशन लॉ की जो वैलिडिटी है उसको अपहेल्ड करता है अंडर IPC, इंडियन पीनल कोड में, और ये भी बताता है कि इसका स्कोप क्या है, उसको भी डिफाइन करता है। इसमें क्या है, इसमें ये हेल्ड किया गया था, जो केदारनाथ वाला मैटर है जो आज तक मान्य है, और इसी को बेस बना के सारे सेडिशन के केसेस आज तक चल रहे हैं। ये कहता है कि 124A सेक्शन जो है IPC की, वो उन सभी को पीनलाइज कर सकता है जो ऐसी भावना से उन शब्दों को बोले, या जिसकी टेंडेंसी हो ऐसी टेंडेंसी हो जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाए, या किसी तरह से मॉब को इंसाइट करे, उग्र करे वायलेंस करने के लिए। और इसमें यह भी बताया जो सेडिशन है बेसिकली ये क्राइम ऑफ रिवोल्टिंग है, जो विद्रोह है उसका एक क्राइम है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। जी, एक बात मैं इसमें और कहना चाहूंगा, अभी विनोद दुआ केस का मैंने अभी आपको हवाला दिया, जी जी जी, उसमें भी उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से कही थी कि जो पत्रकार लोग भी हैं जिनके खिलाफ अभी सेडिशन के केसेस फाइल हो रहे हैं, एटलीस्ट उनकी कोई बेसलाइन होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये हो रहा था, उनका बेसिक कंटेंशन ये था कि मेरे जैसा सीनियर पत्रकार जिसको पूरी जिंदगी बीत गई पत्रकारिता में, और उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो क्या? तो उन्होंने ये कहा था कि कोई भी पत्रकार जिसकी 10 साल की प्रैक्टिस हो, जो इस प्रोफेशन में कम से कम 10 साल की स्टैंडिंग हो, तो और उसमें जो डिसाइड करे सेडिशन को, उसकी कमेटी बनाई जाए। कमेटी में चीफ जस्टिस हो, अगर स्टेट का, अगर यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, भारत सरकार का मामला है, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक मेंबर हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट के, अगर यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपको स्टेट की बता दूंगा उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होनी चाहिए। जब यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक सीनियर जज, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन और स्टेट मिनिस्टर, ये तो थी। इसी तरह अगर स्टेट का लेंगे तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, और एक बाकी लीडर ऑफ अपोजिशन, होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और ये। अब इसमें बेसिकली इस लॉ की आज ये चर्चा में क्यों आया, इसके बारे में बस आपको 2 मिनट में सारी बात बताना चाहूंगा। कोर्ट को इंटरवेंशन क्यों करना पड़ा? कोर्ट ने ये कहा कि 75 साल हमें आजाद हुए हो गए, 75 साल के बाद भी आज वही जो कॉलोनलिज्म, जब कॉलोनियल राज था, अंग्रेजों का राज था, उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन कोर्ट का अपना मानना था कि ऐसा हो रहा है। और अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर आंकड़ा भी देखा जाए नेहा जी, कोर्ट का कंटेंशन एक इस बात को लेके भी था कि सेडिशन केसेस में 160% की वृद्धि हुई थी। तो इन मामलों को लेके और दिन पे दिन ये जो केसेस आ रहे थे, कोर्ट इससे चिंतित था, इसीलिए उन्होंने कहा कि क्यों नहीं इसको। बिल्कुल वृद्धि तो हुई है प्रदीप जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, सर आरोप दूसरों पर लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन जब खुद की सरकार थी तब भी इस तरह के मामले हुए थे। आरोप तो सर आप पर भी लगे थे। मार्च 2014 को याद कर लीजिए, जब 60 कश्मीरी छात्रों के ऊपर राजद्रोह का केस लगा दिया गया था। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, यूपीए की सरकार केंद्र में थी, सर तब भी तो ऐसा हुआ था। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं,
कहीं एक मुकदमा दर्ज हुआ, कहीं 2 मुकदमा दर्ज हुआ, तो इसको आप इंटेंशन कैसे कह सकती हैं? अगर मान लीजिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज ही भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा राज्य में 100 किसानों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, ये इंटेंशन क्लियर करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस आईपीसी की धारा का मिसयूज कर रही है। अगर पूरे प्रदेश में कोई 1 केस दर्ज हुआ, 2 केस दर्ज हुआ, तो उसमें कम से कम चांस कम होगा कि कोई बदले की भावना से केस दर्ज कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, 2014 से लेकर के 2019 तक कुल 326 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें 559 गिरफ्तारियां हुई हैं और मात्र 10 केसों में ही आपका साबित हो पाया है कि ये सही धारा लगी हुई है। तो इस इतने बड़े पैमाने पे जो गलतियां हो रही हैं उस पर मेरा सवाल है। दूसरी बात यह है कि अभी आपने उनका भी सुना होगा, पत्रकार हैं दिशा रवि, उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। तो जो देशद्रोह के मुकदमे आईपीसी की जो धारा कहती है 124 उसमें से कुछ भी उसमें मिलता नहीं है जिसके आधार पर इसमें मुकदमा किया जाए। उसके अलावा एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे असीम द्विवेदी जी, उनमें कांग्रेस की सरकार में देशद्रोह का मुकदमा लगा था। अभी एक बहुत ही संवेदनशील उदाहरण आपके सामने आया था, एक सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे फादर स्टीम स्वामी, 84 वर्ष के हैं, उनपे देशद्रोह का मुकदमा लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब तक सारी चीजें तय होंगी, उनको बीमारी होगी और बीमारी में उनको सही उपचार नहीं मिला। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में भी इसका दुरुपयोग हुआ। बिल्कुल, आप 70 साल देश आजाद हुए हो गया, आप मुझे बताओ कि जिसका इंटेंशन, जिस धारा का इंटेंशन जनवादी आवाज को कुचलने का हो, उस कानून का दुरुपयोग हो रहा हो और अंग्रेजों ने अपने देश के लोग ये कह रहे हैं, ये हमने पहले ही कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में कि हम अगर पहले गलतियां कर चुके हैं तो कोई जरूरी नहीं कि अभी भी गलती करते रहें। हम इससे इनकार नहीं करते हैं कि कांग्रेस के पीरियड में कुछ गलत नहीं लगा हुआ है, सही है, लेकिन आज का पीरियड और कांग्रेस के पीरियड में ये फर्क है कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा व्यक्त किया है तो ये इफ बट और फला चिला कर रहे हैं और कांग्रेस इसको फौरन इम्प्लीमेंट करती। इसलिए मैं कहता हूं कि आज सेडिशन लॉ की जरूरत नहीं है, उसकी जगह कुछ आप परिवर्तन कीजिए तो अवश्य रूप से कीजिए। अब उसके लिए कांग्रेस के पीरियड में क्या हुआ था, आपके पीरियड में, अरे आप तो इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से आज जनता के ऊपर आप अपना कब्जा कर रखा है। जिस तरह से पत्रकार डर के अपना फराइज नहीं निभा रहे हैं, पत्रकारों के साथ साथ आप सोशल एक्टिविस्ट कंप्लीट बंद कर दिया है। किसानों के लिए, जंगल के आंदोलन वालों को, पानी के आंदोलन वालों को, सब पर आप सेडिशन एक्ट लगा देते हैं। सबसे ज्यादा सेडिशन एक्ट पिछली बार एनआरसी और एनसीआर के टाइम में आपने लगाया सबसे ज्यादा। तो ये इसीलिए ये रेशियो अनबैलेंस हो गई है। जहां आप पॉलिटिकल मुकाबला नहीं कर सकते हैं वहां देशहित की बात करते हैं, वहां देशद्रोह आपको सब दिखाई पड़ते हैं। और वही काम आप पहले करते थे तो जब देशद्रोह नहीं होता था। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है उस पर आज कांग्रेस बोलती है तो आपको देशद्रोही लग रहा है, और कल पहले पूरा आंदोलन करने के लिए आप लग जाते थे। सेना के लिए आप एक के बजाय 10 गर्दन को बोलते थे। आज आपके हालत ऐसी है कि खस्ता हाल है। आज अगर पूछा जाएगा कि बताइए कि क्या हुआ, देश की सेना सरहदें हमारी महापुरत में है कि नहीं, तो नहीं, आप देशद्रोही काम कर रहे हैं। तो ये जो है फासिज्म वाला जो चक्कर आप चला रहे हैं, ये इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है शकील जी, एक और सवाल मेरा आपसे है सर। आप इसी साल मार्च में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ये कहा था कि यूपीए की सरकार में ज्यादा देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए थे बजाय मोदी सरकार के, क्या कहेंगे? ये तो रिकॉर्ड बताता है ना, रिकॉर्ड में देखिए, ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठ के माहिर लोग हैं। इन्होंने 15 लाख अकाउंट में डाला किसी के पैसे, क्या ये तो सुबह से शाम तक इनके पास कोई काम ही नहीं है, गलत बयानी इनका काम है। रिकॉर्ड पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर देते हैं, पार्लियामेंट में गुमराह कुन दे देते हैं। अभी आपने ही बताया कि 28% बढ़े हैं, हर साल बढ़ रहा है। ठीक है महेश जी, क्या कहेंगे सर? देशद्रोह के केसेस में पुलिस का ही अहम रोल होता है, पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये देखा दिखाया है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि कानून व्यवस्था का बात नहीं है सर, ये कानून व्यवस्था की बात नहीं, ये राजनीतिक मंशा की बात है। ये क्या राजनीतिक मंशा के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? ये तो उसमें एक पार्टी होती है और ये पूरी तरह से एफआईआर को जस्टिफाई करना ये कोर्ट का काम है सीआरपीसी के तहत, ठीक है ना। तो आप सवाल ये है कि अगर पुलिस गलत भी करती है किसी के इशारे पे
तो कोर्ट उसको जो है तुरंत उसको कोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो ये बात कह रहा है वो इस चीज को लेकर उसको लग रहा है कि राजद्रोह कानून में कोई गुंजाइश है उसको करेक्ट करने का या ये करने का, उसके पास अधिकार है। वो अपने नीचे कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं भी इस चीज को डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस राजद्रोह के केस में इन चीजों का ऊपर ध्यान रखिए या इसको प्रायोरिटी पे रख के आप इसकी सुनवाई करके जो सच्चाई है उसको सामने लाइए, बजाय ये कहने के कि अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे बेवजह लोगों पर राजद्रोह, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जब इन्वेस्टिगेशन होती है उस पूरे मामले पे तो वो पाक साफ निकल जाते हैं, बल्कि सरकार पे ही लांछन लगते हैं। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं धर्मेंद्र जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनके मुंह से तो ये शोभा भी नहीं देता है जो अपनी सरकार में ये लोग पूरा अपहरण उद्योग चलाते थे, जो हत्या डकैती और तमाम ऐसे लोगों, ऐसे अपराधों का अंजाम देने वालों को ये आप कुछ भी कहने पे बोल के झूठ चले जाएंगे, आप कुछ भी झूठ बोल देंगे। ये उसको संरक्षण देते थे और उस संरक्षण का अगर कहीं आप देखिए तो मथुरा में क्या था, आप कैसी बात कर रहे हैं? मथुरा में जो झूठ बोल रहे हैं, मरा बेचारा, नहीं क्या बेचारा, आप मुझे बताओ कि जो ऐसे कई घटनाएं घटी, उनको आपने फर्जी मुकदमे में जेल भेजा और उनकी मृत्यु हो गई। इनसे आप दिशा रवि जी को आपने जबरदस्ती देशद्रोह का मुकदमा लगाया, उससे आप नहीं बोलोगे, रखते ही नहीं है, ये वो नैतिकता रखते ही नहीं है। जब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, अब सवाल ये है प्रधानमंत्री जब सफाई झूठ बोल देते हैं, कानून की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मेरा देशद्रोह का सब मुकदमा कहना कभी लगना है चाहिए कि जो इस परिधि में आते हैं, एक करके बात रखिए जी। ये मेरे बीच में बोले थे, आप मुझे टाइम नहीं दे रही हो, इसलिए मजबूरी मुझे बोलना पड़ रहा है। आप इनको 3 बार बुलवा चुके हैं, आपने मुझे एक बार मौका दिया। ठीक है धर्मेंद्र जी, बात रखिए। अच्छा आप यादव जी आप बोल लीजिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, बात रखिए, आप बोल लीजिए। महेश जी से मेरा एक सवाल है, महेश जी आप मुझे बता दो, आप बोलने दो ना तब तो बोलूंगा। आप तो आवाज रखिए बात रखिए। महेश जी आप धैर्य के साथ सुनिए, ठीक है। यादव जी, महेश जी से मेरा एक सवाल है। पहली बात ये बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है इस कानून को लेकर के, क्या ये गलत है? अगर ये कह दे कि गलत है तो मैं मान लूंगा, हाँ भाई ये काम सही कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, एक मिनट रुक जाओ 28% जो केस अभी बाद में जवाब दे देना, लिख लो, बाद में जवाब दे देना। जल्दी क्यों कर रहे हो, इतना जल्दी क्यों कर रहे हो आप, मुझे बता दो। कानून पर हुई है, अरे मेरी बात सुनिए, तो जल्दी क्यों कर रहे हो आप? ये बताओ, जो हरियाणा में 100 किसानों पर देशद्रोह का मुकदमा लगा, आपको लगता है सारे देशद्रोही है? हरियाणा में 100 किसानों पर सारे देशद्रोही है, केस की बात कर रहे हो आप? सारे देशद्रोही आप बोलो ना, आप बता दो सारे देशद्रोही हैं। आप इस चैनल पे बोल दो, आप लोग कहाँ थे? आप इस चैनल पे बोलो सारे देशद्रोही, आप बोलो ना अभी। आप बोलो जो 100 किसानों देशद्रोही हो आप। मैं तो कह रहा हूँ, मेरे देश के नागरिक और इस देश के नागरिक होने के नाते कानून का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो। धारा लगवा रहे हो, बोल नहीं सकते, किसान नेताओं को मुझे बताओ ना। जब आपकी सरकार ने लगाया तो नहीं पा रहे, वो काम करें। बोलने में क्या आपत्ति है, मुझे बताओ ना। आप ये बोलो कि सुप्रीम कोर्ट की जो बोलने से क्या, बोलने से मतलब नहीं है ना। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है जिस चीज के लिए आप सोच रहे हो और कह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो देश में कानून के ऊपर टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार नहीं करी है। ठीक है प्रदीप जी से पूछ लेते हैं। प्रदीप जी इस बात को स्पष्ट कर दीजिए सर। एक लास्ट मैम, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट को भी देशद्रोही बता देंगे। बैठे बैठे भी एक 10 मिनट का डिबेट और करिए तो सुप्रीम कोर्ट को भी देशद्रोही बता देंगे। इनको नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपके लोग जो है वो देशद्रोही, भारत माता को डायन कहने वाले लोग 302 और 124 को कंपेयर कर रहे हो। आपके ज्ञान को ठीक है महेश जी, ठीक सुन लेते हैं, पहले धर्मेंद्र जी को सुन लेते हैं सर, फिर मैं आपको मौका दूंगी। महेश जी एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे नहीं। धर्मेंद्र जी जल्दी से बात रखिए। ये क्या तरीका है मैडम? इस कानून को जो रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी, अगर आपको याद, उसने ये स्पष्ट कहा है कि अगर किसी को एक आरी दे दिया जाए पेड़ काटने के लिए और जंगल काटना शुरू कर दे, तो आप इसकी संवेदनशीलता को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट कितना चिंतित है इस बिल को लेकर के और देश के नागरिकों के प्रति कितनी उसकी चिंता है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से मतलब है, उसमें लाशों से, जब ये लाशों के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं तो ये कानून कौन सी बहुत बड़ी बात है? कानून के लिए बहुत छोटी बात है। कानून को जब चाहेंगे मोल्ड कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के साथ अब टिप्पणी करी, मुझे बताओ नहीं हुई? प्रधानमंत्री जी के पास देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री को टिप्पणी कर दिया, देशद्रोह का मुकदमा लग गया और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पर टिप्पणी किया तो कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये तो मोनोपोली चल कर रहे हैं आप। नहीं सवाल बहुत है सर। सवाल ये भी है कि महेश जी 2008 सरकार के खिलाफ नहीं है सर, कानून के खिलाफ है। कानून के खिलाफ है। मैं क्लियर करवा देती हूँ। डॉक्टर प्रदीप शर्मा क्लियर कर दीजिए सर, कि कानून के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, क्लियर कर दीजिए।
नहीं, ये एक्चुअली जो एलिगेशन है इसके ऊपर नेहा जी, ये एक यूनियन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि कुछ राज्य सरकारें भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। बंच ऑफ पेटिशन है, क्योंकि ये एक तो जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, जो आपके न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया में जो जर्नलिस्ट वगैरह एक्टिव हैं, उन्होंने करके डाला है केस में। इसी तरह ये खाली यूनियन ऑफ इंडिया की नहीं, स्टेट जो दूसरी स्टेट्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे तेलुगु न्यूज चैनल है आंध्र प्रदेश में। कोर्ट का बेसिकली नेहा जी इसमें पर्पज ये है, उनकी इंटरवेंशन इसलिए है कि अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने, DY चंद्रचूड़ हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं हमारे, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि ऐसा लग रहा है कि इस लॉ का मिसयूज हो रहा है। और उनकी टिप्पणी देख के, और फिर दूसरी बात इसमें थी जो कन्विक्शन रेट है, जो सजा, अगर किसी के ऊपर केस करना नेहा जी एक अलग बात होती है, उस केस को प्रूव करना कोर्ट ऑफ लॉ में वो एक डिफरेंट इशू है। तो कोर्ट इससे भी परेशान थी कि भाई किसी भी तरह से अगर किसी प्रेशर में आकर पुलिस ने कोई पर्टिकुलर FIR नहीं, ये टिप्पणी सरकार के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, ये स्पष्ट कर दीजिए सर। अगर क्योंकि आजकल ये इस पर्टिकुलर उसमें सरकार ही के कहने पर उनको लगता है कि केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है महेश जी, जल्दी से बात रखिए अपनी, सुन लिया इसका मतलब है कि कानून यहाँ फेल हो गया। सर इस कानून में सर सवाल तो इस बात को लेकर है कि पुलिस पर पूरा रहता है, पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करती है सर, इसको नकार सकते हैं क्या आप? सुनिए नेहा जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमने यही कहा कि हम इस पक्ष में नहीं है कि कोई भी आदमी किसी कानून के तहत जो है, कानून इस देश में इसलिए नहीं बनाया कि कोई आदमी उससे प्रताड़ित हो या पीड़ित हो। कानून इस बात के लिए होता है कि आदमी सिविलाइज रहे, कानून के तहत काम करे, कानून की वजह से देश में जो है एक अच्छा माहौल, शांति व्यवस्था बहाल रहे। बिल्कुल ठीक है ना, कानून इसके लिए होता है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है या जिसके लिए लोग आए हैं, जो प्रदीप जी अभी कह रहे हैं कि अभी ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि भाई इस कानून का मिसयूज जो है क्यों हो रहा है, क्योंकि उस कानून के अंदर 2-3 चीजें ऐसी हैं, वो खामी है, और उस खामी की वजह से उसके आड़ में जो है इस तरह से जो है किसी को भी इस कानून के तहत बुक कर दिया जाता है। सब मिसयूज कर रहा है कोई, तो कौन कर रहा है सर? ये भी तो समझने वाली बात है। शकील जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, शकील जी जल्दी से बात रखिए। देखिए, ये बोल रहे हैं कि सरकार के ऊपर है या कानून के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया बिल्कुल कि इस कानून का मिसयूज कर रहे हैं ये। और दिल्ली हाई कोर्ट जैसे दिल्ली राइट के बारे में जिस तरह से इन्होंने गलत रिपोर्ट की, दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत है और दिल्ली फटकार लग रही है, यानी इनका काम कानून के मुताबिक नहीं चलना है और कानून को मिसयूज करते हैं, जिसके लिए कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर उंगली लगाती है, उठाती है। आज तो ये प्रश्न है, अगर ये कानून रहते हुए भी बहुत सारे हैं कानून जिसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट को, आप उस पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए आप दूसरे कानून के बजाय सेडिशन का एक्ट लगाते हैं। तो इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट में ये कानून रहते हुए भी आप अगर मिसयूज नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट को आज आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगाना पड़ता। इसके लिए मिसयूज मत कीजिए कि कानून का दोष है क्या आपका दोष है। सुप्रीम कोर्ट आपका दोष कह रहा है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन। शकील साहब एक बात का जवाब दे दीजिए। नेहा जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। इस देश के कैसे भी प्रधानमंत्री थे जिनको राजद्रोह में आज सजा कोर्ट ने दिया है, उसके लिए वो रात भर नहीं सो पाए थे, और वो बटला हाउस कांड था। और वो प्रधानमंत्री कोई और नहीं था, मनमोहन सिंह थे, जो कहा कि वहां जो बच्चे मारे गए, जिसमें हमारा एक वो इंस्पेक्टर शहीद हुआ दिल्ली पुलिस का, उसको पुलिस के ऊपर उंगली उठाई गई, और उंगली उठाने वाले कौन थे? कांग्रेस के लोग थे, सपा के लोग थे। अगर इस तरह की चीजें
अगर कहीं राजद्रोह में कोई बंद होता है या कोई राजद्रोह जैसा काम करता है या राजद्रोह से कोई पीड़ित है, हाँ हाँ, तो इसको एक बंटवारा कर लो ना। नहीं सर, सवाल यही है ना सर कि अगर राजद्रोह का मामला है तो आप राजद्रोह का केस दर्ज करिए, लेकिन अगर सरकार पे उंगली उठाई जाती है फिर राजद्रोह का अगर केस दर्ज हो जाता है तो क्या वो सही है? क्या वो सही है? मैं ये कह रहा हूं धंधा कि शुरू कर राजद्रोह दिया जैसा बटला काम अगर हाउस कोई केस के करेगा, बारे में। तो उसको अगर किस तरह कोई से बुक किया क्वेश्चन जाएगा? मार्क नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये अगर तय करते किसी भी पहले। विषय में जांच का विषय हो तो आप मना कर देते हैं। राफेल में पूरी चोरी हो गई और फ्रांस में कह रहा है कि वहाँ गड़बड़ी हुई, जांच हो रही है, लेकिन यहाँ आप जांच नहीं कीजिएगा, कहिएगा कि राजद्रोह है, यहाँ पे देश ऐसा है। आपने कह दिया कि क्या कहता है एक्सिस बैंक में कांग्रेस के पीरियड में ऐसे हैं, अभी वहां से रिकॉर्ड आ गया कि 5 टाइम ज्यादा आपके 7 साल के पीरियड में आ गए। आप जांच कराइएगा नहीं, क्या समझ हित में है। तो ये आप अपनी मनमाना जो अपना डिफिनेशन करते हैं, इससे देश की जनता उब रही है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया सर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पे किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो वो वाकई चिंता का विषय है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।